हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं 16 से लेकर के 30 तक के प्रॉब्लम। इसमें भी जितने इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट मजेदार प्रॉब्लम है मैं आपको टिक कराते जाऊंगा, आप उसको अलग से कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना। शुरू कर रहे हैं 16 से। ये बेसिक कंसेप्चुअल काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, टिपिकल नहीं है, बस थ्योरी बेस्ड है। अब कहानी ऐसी है, ये व्यू ग्राफ दे रखा है मिरर के लिए और ये लाइन 45 डिग्री की है। अब tan 45 बन होता है, इस बात का मतलब ये निकला कि अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाए, इसको v ले लेते हैं, इसको u ले लें, तो tan 45 जो कि हो गया v बाई यू के बराबर, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस लाइन के ऊपर जो ये P पॉइंट है इसके लिए V और U बराबर होंगे। अब आप बताओ कब मिरर में, कॉनकेव मिरर में V और U बराबर होते हैं? जब ऑब्जेक्ट 2F पर रखा हो, सेंटर पर रखा हो, इमेज भी 2F पर बने। तो इसका मतलब ये हो गया 2F के बराबर। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि पॉइंट P के ऊपर अगर हम जाए, यानी इस रीजन में जाए, तो क्या होगा? सबसे पहले P पर क्या है? P पर V की वैल्यू भी 2F है, U की वैल्यू भी 2F है। इधर जाने पर V बढ़ रहा है, यानी इस रीजन में V ग्रेटर दैन 2F हो गया, यानी इमेज जो बन रही है बियॉन्ड सेंटर बन रही है। अगर V 2F से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली फिर सेंटर से फोकस के बीच में ही होगा। इस रीजन में आप देखोगे तो V की वैल्यू लेस देन 2F है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? बियॉन्ड सेंटर होगा। खैर, हमसे पूछा गया इसके ऊपर के रीजन में, तो इसके ऊपर के रीजन में V इज ग्रेटर दैन 2F, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सिमिलरली अब आ जाओ आप 17 प्रॉब्लम पर। ये प्रॉब्लम भी बेसिक थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है। वी यू ग्राफ, ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट को हम 0 से इन्फिनिटी के बीच में मूव कराते हैं तो क्या होता है? अच्छा, जैसे मान लो ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। अब आप ऑब्जेक्ट को 0 0 ये हो गया, इन्फिनिटी इधर की तरफ हो गया, यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करा, तो 0 से f के बीच में तो इमेज वर्चुअल रहती है। जब ऑब्जेक्ट 0 से f जाएगा तो इमेज 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। अगर ये प्लस इन्फिनिटी ले रहे हैं तो फिर इधर वाला माइनस लेना पड़ेगा, वो ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड ग्राफ में से एक है। तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, एक ही ग्राफ पॉसिबल है, वो है ए वाला, ठीक है ना। तो ये बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 18 पर। 18 प्रॉब्लम कह रहा है एन एयर बबल इन ग्लास स्लैब व्हेन व्यूड फ्रॉम वन साइड। तो ये भी एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है कि एक ग्लास स्लैब के अंदर छोटा सा एयर बबल है। तो डायग्राम लेते हैं पहले इसका। ये एक ठीक ठाक सा न्यूमेरिकल है, ऐसा नीट में आपके आ चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। तो इसका म्यू दे रखा है हमें 1.5। तो ये एयर बबल ले लो, यहाँ से इसका डिस्टेंस x1 ले लो, यहाँ से इसका डिस्टेंस x2 ले लो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वन व्यूड फ्रॉम वन साइड। तो जब हम इसे यहाँ से देखेंगे तो अब ये यहाँ तो दिखाई नहीं देगा, ये सरफेस के थोड़ा पास दिखाई देगा, हमें अपरेंट डेप्थ दिखाई देगी इसकी, तो हमें इमेज की पोजीशन दिखाई देगी। वो ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर पर है। तो पोजीशन ऑफ इमेज यानी अपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय म्यू हो गई। तो यहाँ से हमारे पास x1 आ गया 6 म्यू, यूनिट ध्यान रखना सेंटीमीटर है। दूसरी तरफ से देखने पर, इधर से देखने पर जो इसकी इमेज दिखाई दे रही है वो 4 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रही है। तो 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू x2 बाय म्यू। तो x2 की वैल्यू आ गई 4 म्यू। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो वो तो आप सामने देख ही रहे हो, x1 प्लस x2 के बराबर है। तो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब हो गई x1 प्लस x2 के बराबर। तो 6 म्यू प्लस 4 म्यू दैट मीन्स 10 म्यू। अब आप म्यू की वैल्यू डाल दो, म्यू की वैल्यू 1.5 है, तो 10 इंटू 1.5 आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। तो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इज 15 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब चलते हैं 19th पर। 19th आपका PIR का प्रॉब्लम है, ठीक ठाक सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ऐसा मैंने कई बार आपको पहले भी कराया हुआ है। तो अब ये प्रॉब्लम कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो लास्ट में हमें देख सकते हो आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट इस सरफेस पर रे PIR करती रहे। तो चलो ढूंढते हैं इसका रिजल्ट कैसे करके निकाला जाए। तो देखो जरा, ये म्यू2 है और बाहर का सराउंडिंग मीडियम म्यू1 है। मैं इसका डायग्राम फिर से ले रहा हूँ। रे यहाँ पर थीटा एंगल पर टकरा रही है, इन मीडियम म्यू1, यहाँ से अंदर गई, इस जगह पे टकराई और हम चाहते हैं बाहर ना जाए, तो सरफेस के अलॉन्ग ग्रेस करा दी। तो ये एंगल हो गया बेटा क्रिटिकल। तो ये हो गया 90 माइनस क्रिटिकल, यानी 90 माइनस IC। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2, बाहर का है म्यू1। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, तरीका एक ही है, स्नेल्स लॉ। तो आप सबसे पहले क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करो, ठीक है ना। तो इस सरफेस पर हम स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, तो म्यू2 साइन IC इक्वल्स टू म्यू1। तो साइन IC की वैल्यू आ गई म्यू1 बाई म्यू2। तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ ताकि अगर हमें कॉस की tan IC की जरूरत पड़े तो हम उसको लिख सकें। तो ये हो गया IC, ये हो गया म्यू1, दिस इज म्यू2, दिस इज रूट अंडर म्यू2 स्क्वायर माइनस म्यू1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो मेरे पास IC को लेकर के पूरा ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब आप IC जानते हो, अब आप फर्स्ट सरफेस पर स्नेल्स लॉ यूज करो। तो म्यू1 साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू2 साइन 90 माइनस IC। यहां से साइन थीटा की वैल्यू ले लो, म्यू2 बाई म्यू1 टाइम्स कॉस IC, और कॉस IC हम यहां से पुट कर देंगे बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो रिजल्ट हो जाएगा अंडर रूट म्यू2 स्क्वायर माइनस म्यू1 स्क्वायर बाय में म्यू2 म्यू2 कैंसिल हो गया और साइन थीटा की वैल्यू आ गई। इसको भी चाहिए तो अंदर ले लो, तो म्यू2 बाय म्यू1
का होल स्क्वायर -1। अब आप ऑप्शन चेक करोगे तो आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की लेंथ बड़ी है बट प्रॉब्लम छोटा सा है, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। ये बोल रहा है मार्क इज मेड ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल। तो एक वेसल है, ये रही वेसल, और इसके बॉटम पर एक मार्क कुछ लगा दिया गया, निशान सा। तो लेट्स से दैट दिस इज द मार्क एम एट द बॉटम ऑफ द वेसल। अब क्या बोल रहा है, अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3.5 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/4 इज प्लेस्ड। तो इसके ऊपर ये एक ग्लास स्लैब रख दिया गया। इस ग्लास स्लैब का थिकनेस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज 7/4. Now water is poured into the vessel so that surface of water is 8 सेंटीमीटर above the upper surface of the slab. तो अब इसके ऊपर वाटर फिल किया गया और वाटर जो है 8 सेंटीमीटर तक फिल कर दिया गया above this surface and value of mu is 4/3. अब हमें पता करना है ये मार्क कितना ऊपर दिखाई देगा, मतलब उसकी एपरेंट पोजीशन निकालनी है। तो एपरेंट डेप्थ निकालने का मैंने आपको तरीका दिया ही हुआ है, सिंपल। तो एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू सिग्मा x/म्यू। तो हर किसी का x/म्यू लेते जाओ, आपके पास सिंपल एपरेंट डेप्थ आ जाएगी। तो इसका x/म्यू हो गया 8/4/3 प्लस 3.5/7/4। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, सिंपल सा सोल्यूशन, आंसर आ जाएगा इसका 8 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 21। तो इसका आंसर हो गया सी वाला करेक्ट। 21 प्रॉब्लम कह रहा है वन फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट 6 सेंटीमीटर थिक इज सिल्वर। तो ये सिल्वरिंग ऑफ स्लैब का प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है ना। और इसको करने का ट्रिक देखो। तो सिल्वरिंग ऑफ ग्लास स्लैब, तो मेरे पास ये ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस 6 सेंटीमीटर है और एक सरफेस को सिल्वर कर दिया। और ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज हेल्ड 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ फ्रंट फेस। तो फ्रंट फेस के 8 सेंटीमीटर यानी इधर एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी लाइट वाला ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर पर रखा गया। फॉर्म्स एन इमेज 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द सिल्वर्ड फेस। सिल्वर्ड फेस से 12 सेंटीमीटर पीछे इसकी इमेज बनती है। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है, हमें म्यू निकालना है। तो मेथड क्या है, ग्लास स्लैब में जो सिल्वरिंग करी है इसकी प्रॉपर्टी यूज करो। भाई ये है तो प्लेन मिरर, तो जो चीज सामने है उसको उठा करके पीछे एज इट इज बना देगा। तो मेरा कंसेप्ट ये है कि सिल्वरिंग वाली पोर्शन को खत्म कर दो और जैसा सामने बिल्कुल वैसा ही पोर्शन पीछे ड्रॉ कर दो। तो ये इस तरीके से आ गया। ऑब्जेक्ट ये रहा। अब हमें ये भूल जाओ इसको, इमेज को, ऑब्जेक्ट ये रहा। अब जब हम इधर से देखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखेगा, हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी और वो कुछ इधर की तरफ शिफ्टेड दिखेगी। ये शिफ्टिंग हो गई। शिफ्टिंग किसकी वजह से होगी, ग्लास की वजह से होगी। ये ग्लास टोटल अब कितनी थिकनेस का हो गया, 6 तो ये था, 6 ये था, तो टोटल शिफ्टिंग हो गई T1 - 1/म्यू। थिकनेस हम इसकी 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो इमेज दिख रही है ये इस ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा शिफ्टेड है। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर था, फ्रंट फेस से 8 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस था 8 सेंटीमीटर। अब आप तरीका देखो, यानी ये जो इमेज आ गई, देखते जाना, 8 - s पर आ गई। मैं इसको थोड़ा और क्लियर लिखूं तो इस इमेज का पोजीशन यहाँ से यहाँ तक का ये पोजीशन हमारे पास हो गया 8 - s, ठीक है ना, ये डिस्टेंस। ओके, अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है सिल्वर्ड पोर्शन से ये 12 सेंटीमीटर पर है, तो ये था सिल्वर्ड पोर्शन, तो यहाँ से ये डिस्टेंस 12 होना चाहिए, यानी 6 + 8 - s की वैल्यू 12 होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो 6 + 6 हो गया ये सिल्वर्ड सरफेस से यहाँ तक की दूरी, प्लस 8 - s यानी फ्रंट फेस से दूरी, इज इक्वल्स टू टोटल इमेज डिस्टेंस विच इज 12। तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। अब आप इसका फॉर्मूला डालो, T1 - 1/म्यू इक्वल्स टू 2। थिकनेस, अब टोटल थिकनेस ग्लास की कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर, 1 - 1/म्यू इक्वल्स टू 2। अब आप इसको कर लो सिंप्लीफाई, इसको इधर ला करके। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी, ये हमें मिलेगी 1/म्यू, हमें मिलेगा 1 - 1/म्यू 1/6 के बराबर, 1/म्यू की वैल्यू होगी 5/6 के बराबर, तो म्यू हो गया 6/5। दैट मीन्स ये आ रहा है हमारे पास 1.3। तो 1.2 सॉरी, तो 1.2 ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिल रही है इस ग्लास स्लैब के। अब आप ऑप्शन देखो, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 22। ये भी डायग्राम ही डायग्राम के अंदर कंप्लीट हो जाने वाला प्रॉब्लम है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, हाँ पर है इंपॉर्टेंट। अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये कह रहा है अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस है 60, तो फोकल लेंथ हो गई 30, इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग वाटर। तो एक टैंक है जिसमें वाटर कंटेन्ड है। तो मैं यहां पर इसका डायग्राम ले रहा हूं, अब ध्यान से देखना। और उसके बॉटम में ये एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर होगी, रेडियस 60 सेंटीमीटर है, इसमें वाटर है और वाटर की हाइट हमें दे रखी है इसके अंदर
20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की हाइट तक इस वाटर को इसमें फिल किया गया, ठीक है। ओके नेक्स्ट, द मिरर फेसेस अपवर्ड, तो मिरर ऊपर की तरफ फेस कर रहा है। विद इट्स एक्सेस वर्टिकल, सोलर लाइट यानी सनलाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, तो मैं यहाँ से सनलाइट ला रहा हूँ जो कि नॉर्मली आ रही है। चलो भाई ये नॉर्मली आई तो इधर तो कुछ होगा नहीं, जा करके मिरर से टकराई। अब ये सोलर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो अपने फोकस की तरफ भागेगी। फोकस कितने पर है 30, तो 20 तो ये हो गया, 10 और ऊपर, तो मैं एक डॉटेड लाइन बना दूं। तो अब ये सनलाइट अपने फोकस की तरफ जाएगी, तो ये चली सनलाइट अपने फोकस की तरफ, तो इसमें जाकर के एफ पे मिलना था। एफ यहां से 30 सेंटीमीटर पर था, पर अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि ये जाकर के कुछ एंगल पर सरफेस से टकराया, तो इस जगह ये रिफ्रैक्ट होगा। अब किधर की तरफ, डेंसर से रेयर जा रहा है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा ये कितनी हाइट पर है, ये हाइट हमारे पास होगी 10 सेंटीमीटर, तो मतलब ये रे इधर कन्वर्ज होने की बजाय अब यहां से इस रे का क्या होगा, रिफ्रैक्शन, ये रे फाइनली इधर मिलेगी और हमें ये हाइट पता लगानी है। तो ये तो एपरेंट डेप्थ से, एपरेंट हाइट से हम पता लगा लेंगे, क्योंकि सरफेस के पास शिफ्ट हुई है तो हम म्यू से डिवाइड कर देंगे किसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। तो इस सरफेस के लिए यहां से यहां तक की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगी। तो एच की जो वैल्यू, मैंने कहा था ना पूरा प्रॉब्लम डायग्राम ही डायग्राम में खत्म हो गया। एच की वैल्यू हो गई 10, 10 यहां से इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया बाय म्यू, यानी जिस मीडियम के थ्रू ये रिफ्रैक्ट हुई, तो 10 डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू की वैल्यू होगी 4/3, 4/3 या कितनी दे रखी है 4/3, तो ये 4/3 आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0.75 यानी 7.5 सेंटीमीटर की हाइट पर सरफेस से जाकर के ये रे फाइनली प्रिंसिपल एक्सिस को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 23rd प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम भी आईआईटी का प्रॉब्लम है बट आसान है, आप आराम से कर सकते हो। प्रॉब्लम ये कह रहा है रीजन 1 2 3 4 है, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n0, n0/2, n0/6 और n0/8। द एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें पता करना है थीटा, फॉर विच बीम जस्ट मिसेस एंटरिंग रीजन 4, यानी बीम रीजन 4 में एंटर करने से जस्ट मिस हो जाए। अब देखते हैं क्यों। तो पहले रीजन 4 तक तो चलो, 2 3 इधर ना जा पाए तो कहाँ गई, TIR हो गया, यानी रीजन 4 पर जाकर के इसका TIR हुआ, तो मतलब इधर का एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो गया। अब हम इसके और इसके बीच में स्नेल्स लॉ यूज कर लेते हैं। तो n0 sin थीटा इज इक्वल्स टू यहां का म्यू n0/8 sin 90, sin 90 हो गया 1, n0 से n0 कट गया, और sin थीटा की वैल्यू बड़ी आसान तरीके से हमारे पास आ गई 1/8 के बराबर, तो थीटा हो गया sin इनवर्स 1/8। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया। तो था आईआईटी का, पर कर हमने एक लाइन में लिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 24 वाला प्रॉब्लम एक कंसेप्चुअल और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कंसेप्चुअल है, लेंदी नहीं है, आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लो और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये बोल रहा है बीम ऑफ लाइट कंपोज्ड ऑफ रेड एंड ग्रीन रेस, तो रेड और ग्रीन रेस से कंपोज लाइट है, इज इंसिडेंटेड ऑब्लिकली, मतलब कुछ एंगल पर, तो ये आई रेड और ग्रीन कलर का मिक्सचर। एट अ पॉइंट ऑन द फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब के ऊपर इंसिडेंट होती है। व्हेन कमिंग आउट अपोजिट टू द पैरेलल फेस, कमिंग आउट ऑन द अपोजिट पैरेलल फेस, तो द पैरेलल फेस अपोजिट पैरेलल फेस से बाहर निकलेगी तो क्या होगा। देखो अब रेड और ग्रीन कलर की लाइट है, अलग अलग कलर के लिए म्यू अलग अलग होगा, ठीक है ना, और इसके अंदर रिफ्रैक्टेड रे की स्पीड अलग अलग हो जाएगी, स्पीड अलग होगी तो डेविएशन का एंगल अलग अलग होगा। जितना लैम्डा ज्यादा होगा उतना म्यू का वैल्यू कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। और आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, स्नेल्स लॉ से चेक कर लो ना, sin I/sin R, या फिर ऐसे बोलो sin थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो जितना लैम्डा ज्यादा उतना म्यू कम, जितना म्यू कम उतना sin थीटा का वैल्यू आपका ज्यादा मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो sin थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है ना। तो जिस कलर की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसके लिए थीटा यानी एंगल बिटवीन रे एंड नॉर्मल उतना ज्यादा होगा। तो इसमें ग्रीन कलर का लैम्डा कम होता है तो थीटा कम होगा, यानी ग्रीन कलर नॉर्मल के सबसे पास होगा और रेड कलर नॉर्मल से सबसे दूर होगा। मतलब आप ये नोटिस करोगे कि रेड ऐसे गया और ग्रीन थोड़ा सा और बेंट हो गया, तो आपने ये देखा कि दोनों कलर के रेस अलग अलग एंगल पर गए। अच्छा अब फाइनली बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलते वक्त तो मीडियम सेम है, तो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होगी, ठीक है ना। अच्छा सिमिलरली यहां से रेड कलर की रे निकलेगी तो ये भी इसी तरीके से निकलेगी। तो मतलब ये निकला कि यहां पर दो पैरेलल रेज निकलेंगी, ये दो पैरेलल रेज होंगी, इनका इंसिडेंस का एंगल और इमरजेंस का जो यहां पर एंगल रहेगा ना वो बराबर मिलेगा आपको, बट अलग अलग पॉइंट पर निकलेंगी, ठीक। तो अब आप ऑप्शन ढूंढो, तो 2 पॉइंट प्रोपोगेटिंग इन 2 डिफरेंट पैरेलल डायरेक्शन, तो 2 पॉइंट पर मिलेंगी और 2 पैरेलल डायरेक्शन में यहां से जाती हुई मिलेंगी। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम 25 पर। 25 प्रॉब्लम आपका प्रिज्म का प्रॉब्लम है और प्रिज्म में TIR का। ये बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट AB वाले फेस के परपेंडिकुलर एंटर करती है, देन वी हैव टू फाइंड आउट लिक्विड, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सच दैट
कि रेंज हमें फाइंड आउट करनी है, लिमिट ऑफ म्यू फॉर विच TIR टेक्स प्लेस ऑन द फेस AC वाले फेस पर TIR हो। सबसे पहले इधर आप इस तरीके से एक नॉर्मल बना लो। अच्छा, ये 90 डिग्री एंगल, तो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, तो इस जगह का एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हो गया। अब अगर आप यहाँ TIR कराना चाहते हो तो फॉर TIR एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। ध्यान से देखना, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल। दोनों तरफ साइन साइन लगा लो, तो साइन 60 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर दैन साइन IC। अब साइन IC आप इसमें स्लॉस निकालोगे तो रेयरर बाय डेंसर हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो साइन 60 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर दैन, रेयरर हो गया म्यू और डेंसर हो गया अंदर का। कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 3/2। अब साइन 60 का वैल्यू डाल दो विच इज √3/2 इज ग्रेटर दैन 2μ/3। सिंप्लीफाई करो तो म्यू इज लेस देन 3√3 डिवाइडेड बाय 4। तो म्यू की वैल्यू की रेंज हमें मिल गई कि म्यू इससे कम होगा तो TIR होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब चलते हैं हम 26 पर। ये आपका बेसिक TIR का ग्राफ का प्रॉब्लम है। अब TIR का ग्राफ कैसा होता है, देखो जब रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से, जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से छोटी रहती है तब तक तो रे बाहर डेविएट होती है और ग्राफ डेविएशन का कर्व्ड रहता है। कुछ ओरिजिन से इस तरीके से स्टार्ट होता है। जैसे TIR पे पहुंचता है उसके बाद लाइट अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, डेविएशन 180 - 2i हो जाता है, यानी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाता है, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन इस तरीके से कुछ, ठीक है ना। तो आप इसका ग्राफ स्टैंडर्ड ग्राफ है, चाहिए तो याद रख लो। तो TIR में पहले कर्व्ड ग्राफ होता है, बाद में स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम था। अब आते हैं हम 27 पर। ये एक आसान न्यूमेरिकल है, आप इजीली खत्म कर सकते हो। प्रॉब्लम ये कह रहा है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ग्लास रॉड, कुछ इस तरीके से। इस ग्लास रॉड का आपको रेडियस दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना इमेज की पोजीशन, तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगा लो μ2/v, यहाँ IOS लगा लो, बात एक ही है, माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 हो गया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है नहीं, हम अपनी तरफ से ले रहे हैं 3/2। μ1 हो गया एयर का विच इज इक्वल्स टू 1, तो μ2 की जगह आ गया 3/2, v हमें निकालना है, माइनस μ1 की जगह आ गया 1 और u की जगह आ गया -15 इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1/r। रेडियस इसका 30 प्लस का। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे, आपको v की वैल्यू मिल जाएगी -30 सेंटीमीटर। तो यानी इमेज जो बनेगी यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पर 30 सेंटीमीटर पर बनेगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक आसान फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। ये बोल रहा है 28 वाला प्रॉब्लम, फॉर अ प्रिज्म इज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज cot a/2। तो प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू cot a/2 दे रखी है। देन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, तो डेल मिन की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, म्यू इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल m/2 बाय साइन a/2। आप इसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसमें लॉ लगा के भी कर सकते हो, बात एक ही सी है। म्यू की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं cot a/2। cot a/2 को आप ब्रेक करोगे तो ये बन जाएगा cos बाय साइन, साइन साइन नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा cos a/2 इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m/2। तो cos a/2 को लिख देते हैं हम 90 माइनस थीटा, cos 90 साइन 90 माइनस थीटा, वो क्या होता है cos थीटा होता है। तो साइन साइन तो कटेगा और यहाँ पर बचेगा 90 माइनस a/2 इक्वल्स टू a प्लस डेल m/2। तो मैं से a/2 डेल m/2 लिख ले रहा हूँ। इधर से हम डेल m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको उधर ले जाके सिंप्लीफाई कर लो, तो ये बन जाएगी 180 माइनस 2a। तो मिनिमम डेविएशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 180 माइनस 2a। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 29th भी बहुत आसान प्रॉब्लम है, ये भी आपके नीट में आ चुका है 2013 के आसपास। ये कह रहा है एक फेस को सिल्वर कर दिया गया, तो म्यू की वैल्यू बता दो। रे इंसिडेंट हो रही है 45 डिग्री पर, अंदर जाकर रिफ्रैक्ट हो रही है 30 डिग्री पर, और फिर जहाँ सिल्वर किया गया वहाँ से ये अपने पाथ को रिट्रेस कर ले रही है, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है, स्नेल्स लॉ से डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ एयर है, आप स्नेल्स लॉ लगाओ, तो स्नेल्स लॉ लगाओगे तो 1 साइन 45 इक्वल्स टू म्यू साइन 30। साइन 45 हो गया 1/√2, म्यू साइन 30 हो गया 1/2। यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई आपके पास √2। तो ऑप्शन नंबर आप देखोगे √2 के हिसाब से ए करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम मुश्किल, कुछ प्रॉब्लम आसान है, ठीक है ना। इसलिए मिक्स्ड प्रॉब्लम रहते हैं, ये नहीं सारे प्रॉब्लम ही कठिन डाल दिए तो फिर आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। मैंने बोला था शुरू का सेक्शन मैंने अच्छा रखा था इसमें। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 30। ये भी प्रिज्म का प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम कह रहा है a prism of refractive index √2 and refracting angle A produces minimum deviation of a ray on one face at an angle of incidence 45 डिग्री। तो पहले इतने से डायग्राम बना लेते हैं।
तो ये रहा प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल ए दे रखा है, म्यू की वैल्यू √2 दे रखी है, रे इस पे 45 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंस होती है। द वैल्यू ऑफ ए डेल्टा एम आर रिस्पेक्टिवली, हमें एंगल ऑफ प्रिज्म और डेल्टा एम की वैल्यू निकालनी है। तो पहले रे को इधर से बाहर भगाओ। अच्छा, ये हो गया एंगल आर, ये भी हो गया आर। मैंने दोनों को एक जैसा इसलिए लिखा क्योंकि मिनिमम डेविएशन में R1 R2 बराबर होते हैं। स्नेल्स लॉ लगाओ, आर की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन 45 इक्वल्स टू √2 साइन आर। यहाँ से आर की वैल्यू हमें मिल गई 30 डिग्री, तो हमें मिल गया आर विच इज़ 30 डिग्री। अब ए जो होता है R1 + R2 मतलब 2R के बराबर हो गया, तो ए की वैल्यू हो गई 2R, दैट मीन 60 डिग्री के इक्वल। तो एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास 60 डिग्री आ गया। अब हमें डेलमिन निकालना है, तो डेलमिन का फॉर्मूला होता है 2i - a। 2i करोगे तो वो हो जाएगा 90, -a की जगह आ जाएगा 60, आंसर आ जाएगा 30। तो मिनिमम डेविएशन की वैल्यू आ गई 30 डिग्री और एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो 60 और 30 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो ये थे आपके 16 से 30 तक के सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट आप देखना 31 से 45। थैंक यू सो मच।